जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम वर्ण प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे कॉपी पेन लेके, तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ पढ़ेंगे वर्ण प्रकरण। इसमें वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, फिर उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आप भी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। वर्ण प्रकरण, आइए देखते हैं वर्ण प्रकरण। वर्ण की क्या परिभाषा है, वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण एक वैसी मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण एक ध्वनि है। भले हम वर्ण को इस तरह से लिख देते हैं कि ई क है, हमारे पूर्वज हमें बता के गए कि ई क है तो इसीलिए क लिख देते हैं। वर्ण एक ऐसी मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा, आवाज का आप कैसे खंड या टुकड़ा कर सकते हैं? एक ध्वनि है वर्ण, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। जैसे कहलन, खलंत, गालंत, झालंत, पालंत, कोई भी वर्ण को आप उसमें हलंत लगा के पेश करेंगे वो वर्ण कहलाएगा। और यदि आप वर्ण में आप स्वर को घुसा देते हैं तो ये पूरी तरह से अक्षर बन जाता है। कहलंत प्लस आ, ये पूरा अक्षर बनेगा। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आइए स्वर वर्ण को हम विस्तार से जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात उसका उच्चारण स्वतः हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप वैसे वर्ण का उच्चारण कीजिए जिसको उच्चारण करने में कोई वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। यदि हम अ बोलते हैं तो मुंह में सिर्फ अ आता है, मतलब अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, ये सब को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे देखिए अ, अकरा, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, ए, ओ, अ। अन और अह को संस्कृत व्याकरण में शामिल नहीं किया जाता है। इसके जगह पर ली और दीर्घ ली संस्कृत व्याकरण में शामिल किए जाते हैं। इसे भी संस्कृत व्याकरण में स्वर की संज्ञा दी गई है, ये भी स्वर है। इस तरह से आप देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 13 स्वर हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ है। हम पिछले साल 9th के बोर्ड में एग्जाम देखे थे कि बताइए संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 13। स्वर वर्ण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो आप इसे नोट करते चलेंगे साथ साथ और पढ़ते चलेंगे। आइए हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर समझते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कोई स्वर वैसे होते हैं जिसे हम जल्दी से बोल देते हैं, कोई स्वर ऐसे होते हैं जिसको हमें बोलने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो जिसे बोलने में, जिससे उच्चारण करने में कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे देखिए अ, हम तुरंत अ बोल देते हैं आसानी से, ई, उ, री, ली आदि। तो जैसे हम अगर आपको इसका मात्रा लेके बताएं, जैसे देखिए ई, इमली लिखते हैं तो इमली में ई, इमली तुरंत बोल दिया जाता है लेकिन अगर हम इसे दीर्घ ई लिख के देखें तो ईख बोला जाता है। ईख, थोड़ा ई को खींच के बोला जाता है।
इसीलिए हम कहेंगे कि छोटी है और बड़ी। दिल्ली साइड में इसे छोटी बड़ी करके भी पुकारा जाता है, छोटी बड़ी इस तरह से। इसीलिए इसे हम हरस्व स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है हरस्व ई, हरस्व उ। इसीलिए हम इसे हरस्व ई, हरस्व उ के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से दीर्घ स्वर है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे आम, तो आम का आ जो है बहुत अपेक्षाकृत अ से ज़्यादा समय ले लेता है, इसीलिए इसे आम अगर आप लिखें आम, तो आम का आ जो है थोड़ा अधिक समय लेता है अपेक्षा। अनार आप लिखें, अपेक्षाकृत अनार, अनार का आ जल्दी से बोल दिया जाता है। उसी तरह से हम यहाँ बता रहे थे आपको इमली, तो इमली में ई जल्दी से बोल दिया जाता है, परंतु ईख, अगर आप ईख लिखें तो ईख थोड़ा खींच के बोला जाता है। ईख में इमली के अपेक्षाकृत दीर्घ ई में अधिक समय लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ ई। उसी तरह से आप अगर ऊ को देखें यहाँ, तो उल्लू आप जल्दी से लिख देंगे उल्लू, उल्लू का ऊ जल्दी से बोल दिया जाता है। परंतु अगर आप ऊन लिखें, ऊन, ऊन का ऊ जो है थोड़ा अधिक समय लेता है, इसीलिए इसे हरस्व स्वर के नाम से जाना जाता है और इसे दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। कहा भी जाता है दीर्घी, दीर्घु आदि। आप क्या कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आइए देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में। परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे जान लेना चाहिए। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, थोड़ा उसको एक लय में बोल के कुछ देर तक रखते हैं, आइए लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण इस तरह से बोलना है, हे कृष्ण, हे राम, इस तरह से थोड़ा सा दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेना, हे राम, हे कृष्ण इस तरह से बोला जाता है, तो इसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं? व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो। बिना स्वर वर्ण के आप व्यंजन वर्ण बोल ही नहीं सकते। जैसे क बोलते हैं तो लास्ट में आ आता है, क, ख, फ, जा बोलते हैं या फ बोलते हैं, लास्ट में आ होता है। जैसे हम बोलेंगे की, तो की बोल रहे हैं तो लास्ट में ई आ रहा, ई एक स्वर है। क आ आता है, आ एक स्वर है। तो इसी के हिसाब से हम परिभाषा बना सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, झ, ठ, प, न, दं, स। इसमें आप हलंत देने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप हलंत देते हैं इसका मतलब इससे स्वर को आपने बाहर कर दिया, स्वर को बाहर कर दिया तो हलंत हो गया। तो हलंत व्यंजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन का परिभाषा ही है कि इसको स्वर की सहायता से बोलना है। मतलब कि क हलंत और अ पूरा क बोलना है, ये दोनों को मिलाकर एक क का उच्चारण करना है। क, ख, जैसे हम यहाँ सी लिखें तो सी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तालब सा हलंत और परस हर सही, ये दोनों को मिलाकर इसको बोला जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वर वर्णों व्यंजन वर्णों की उच्चारण जो है स्वर की सहायता से ही होता है, बिना स्वर के सहायता के आप व्यंजन वर्ण नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो इसको भी हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या क से ह तक होती है, क से ह तक, क से ह तक जिसकी कुल संख्या 33 होती है।
आप इसे भी याद रखें, कभी कभी परीक्षा में इसे पूछा जाता है। आइए अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन होता क्या है? तो वर्गीय उच्चारण स्थान से जितने भी वर्ण बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम ही है उसका स्पर्श। मतलब कि है जब उससे उच्चारण आप करेंगे तो आपकी जिह्वा अनेक आपके मुख में उपस्थित अनेक वाद्य यंत्रों से टकराएंगे। जैसे हम यहाँ आप लिख चुके हैं, देखिए आप लोग तब तक। क्या आपने देखा कि हम यहाँ क वर्ग लिख रखे हैं? वर्गीय उच्चारण स्थान आप जितना भी इसमें देखेंगे कोई ना कोई सब वर्ग का होगा, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। जैसे क वर्ग में आता क्या है? क ख ग घ ड़ अंग। आप देखेंगे कि क ख ग घ ड़ पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है, जो है कंठ। हमारे पूर्वज बहुत एकदम सटीकता से सभी वर्णों को एक वर्ग में सजाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क के बाद छ भी तो आ सकता है, लेकिन नहीं, हमारे विद्वान बहुत होशियार थे पूर्वज। अगर छ करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान बदल जाएगा। छ का उच्चारण स्थान तालु होगा, जो कि इस वर्ग में बिल्कुल नहीं आ सकता। इसीलिए क वर्ग में 5 अक्षर है और पांचों का उच्चारण स्थान सेम है, कंठ। उसी तरह से च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ द ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। और सब का उच्चारण स्थान एक ही नहीं है, लेकिन एक ही वर्ग में सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है। जैसे आप देखिए च छ ज झ ञ, इस सब का उच्चारण स्थान तालु है। ट ठ ड ढ न, सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त थ द ध न, सब का उच्चारण स्थान दंत है। और प फ ब भ म, सब का उच्चारण स्थान ओठ है। इसीलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए वर्ण प्रकरण में अंतःस्थ वर्ण के बारे में जानते हैं। य र ल व, य र ल व को अंतःस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं हम, है ना। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन कहिए। ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं? तो जिसे बोलने में हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती हो। जैसे आप तालब सा दन सा तालब सा मूर्धन्य सा दन सा ह, इन सभी वर्णों का आप उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। जिससे आप बोल के देखिए, सा बोलने से पहले आपके मुंह से एकदम हवा निकलती है ऊष्मा के रूप में। तो आप इसे ऊष्म व्यंजन के नाम, ऊष्म वर्ण के नाम से कह सकते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं, उसे ऊष्म वर्ण कह सकते हैं। जैसे स बोलते हैं या हा बोलिए तो हा बोलते समय भी हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या ऊष्म वर्ण कहा जाता है। आइए देखते हैं इन सभी वर्णों के अलावे कुछ और वर्णों का भी उल्लेख व्याकरण में मिलता है। जैसे संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कहते किसे हैं? तो एक से अधिक व्यंजन जब परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो जुड़कर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे छ कैसे बना है? तो आप देखेंगे क हलंत और प्लस आप मूर्धन्य सा को मिला देंगे तो इस सा बनता है। जैसे आप इसका इंग्लिश भी देख लें, मिला के बनता है ना, के या से संयोगी सा। इसको संयोगी छ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो वर्णों के संयोग से बना है। उसी तरह से त्र आधा त और आधा र को जब मेल कीजिएगा तो त्र बनेगा। उसी तरह से ज्ञ है, ज्ञ भी संयुक्त वर्ण है। कैसे है? तो आप
आधा ज और य। अगर आप ये दोनों को मिलाइएगा तो ज्ञ बनेगा। कैसे? जे प्लस वाई एन, जे वाई एन से ज्ञ होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। उसी तरह से स्र है, तालव्य स और प्लस र दोनों मिलाकर स्र बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए वर्ण प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अल्प प्राण और महाप्राण, बस ये दोनों पढ़ना है तो आपका बिहार बोर्ड के लिए वर्ण प्रकरण पूरा हो जाएगा। देखते हैं अल्प प्राण। सभी वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य र ल व को हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी भी वर्ण का तृतीय, प्रथम, जैसे क लिखते हैं, क ख ग घ ड़, इसमें अल्प प्राण की बात होगी तो कौन आएगा? प्रथम, तृतीय और पंचम। और उसके अलावा य र ल व, इस सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्गों की बात हो रही, पंचम वर्णों की बात हो रही है, तो इसे हम अल्प प्राण के नाम से जानेंगे। और है महाप्राण। सभी वर्गों के प्रथम और चतुर्थ, यहाँ वर्णों नहीं वर्ग होगा, सॉरी, यहाँ भी वर्गों होगा। सभी वर्गों के प्रथम, चतुर्थ और पंचम, सभी वर्गों के प्रथम, चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह आदि महाप्राण कहलाते हैं। जैसे हम अगर क ख यहाँ लिखे तो इसमें यहाँ द्वितीय होगा, दूसरा लेटर और चौथा लेटर, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह, ये सब महाप्राण कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो श्रृंखला के अगली कड़ी में हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।